दिल्ली में कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार के अभियान का शुरुआत कर रही है और यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे 5 न्याय 25 गारंटी के साथ शुरुआत करेंगे। ऐसी शुरुआत वायनाड में करने जा रहे हैं राहुल गांधी और यहां पर मौजूद है कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में जयराम रमेश, कहे जा सकते हैं आज की तारीख में कांग्रेस के चाणक्य की तरह है, हर भूमिका में मौजूद। और चाणक्य अगर आपको कहें तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं? बहुत ऐतराज है, मत कहिएगा, क्योंकि चाणक्य से कुछ और संदेश चला जाता है। और कई लोग दावा कर सकते हैं, मैं दावा नहीं करता हूँ, पर मैं कोई चाणक्य नहीं हूँ। मैं सिर्फ जय राम जय राम जय राम रामेश, मेरे दोनों नाम में राम है। आपके तो नाम में ही राम है। बिल्कुल, चाणक्य नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि राम की जो अहमियत है वो आपके जरिए कांग्रेस पार्टी ने भी मानी है। मेरे माता पिता ने माना था जब 70 साल पहले मुझे नाम दिया था, पर अभी घर घर गारंटी की बात कीजिए, चाणक्य की बात छोड़िए। अच्छा चलिए ठीक है, वो छोड़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में, और मैं अपने कैमरामैन साथी अविनाश से कहूंगा कि बार बार लोगों की तरफ भी जाए, क्योंकि एक चौपाल की तरह यहाँ पर है जहाँ जयराम बैठे हुए हैं। जयराम, 5 न्याय 25 गारंटी, ये लोकसभा चुनाव में आपका सबसे मेन थीम है। क्या उन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था जिनके लिए आपने ये न्याय लेकर आए? बिल्कुल, आप देखिए, किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और ये जानबूझकर हमने ये 5 न्याय का जिक्र किया है क्योंकि पिछले 10 साल में किसान के खिलाफ अन्याय हुआ है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय हुआ है, युवाओं के लिए 45 साल में इतनी ऊंची बेरोजगारी की दर नहीं दिखाई दे रही है जब आज दिखाई दे रहा है। युवा हर 2 घंटे एक युवा आत्महत्या करता है। श्रमिकों को देखिए, सब कानून बदले गए हैं जो सब श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा देते हैं, वो कानून बदला गया। और हिस्सेदारी की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि अगर आप देखें किसको फायदा मिल रहा है इस आर्थिक विकास से, मात्र 1% हमारे जो पूंजीपति हैं उनको फायदा मिल रहा है। तो ये अन्याय जो है, पिछले 10 साल अन्याय काल हकीकत है और इसके खिलाफ हमारे संविधान को लेकर, हमारे संविधान की प्रस्तावना में पहला लाइन लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो हमने 25 गारंटी का कार्यक्रम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान खड़गे जी ने और राहुल जी ने इसकी घोषणा की और आज हम ये घर घर गारंटी कार्ड वितरण अभियान की शुरुआत यहाँ से हो रहा है। इसके तहत 8 करोड़ कार्ड, 8 करोड़ परिवारों तक हमारा संगठन ये कार्ड पहुँचाएगा। यानी कि हमारे देश के हर 3 परिवारों में से एक परिवार तक हम ये कार्ड पहुंचाएंगे। प्रक्रिया क्या रहेगी? जैसे आज यहाँ शुरुआत हुआ, अब लोग घर घर जाएंगे। हाँ, घर घर हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे संगठन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जब चुनाव पर संदर्भ होता है 19 तारीख के, मिसाल के तौर से तमिलनाडु में जो कार्ड देना है हम 19 तारीख के पहले देंगे। केरला 26 को आता है चुनाव, 26 के पहले हम देंगे। यूपी तो 7 फेज का है। तो यूपी को जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं उन इलाकों में चुनाव के पहले 2-3 दिन पहले परिवारों तक हम ये गारंटी कार्ड पहुँचाएंगे। 2024 के चुनाव ये हमारे गारंटी, कांग्रेस के गारंटी बनाम मोदी की जुमला, यही है। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बातें हैं इसमें गारंटीज के तौर पर जो आपने कही हैं। पर हमने सुना जैसे कि सुनीता केजरीवाल ने 6 गारंटी अरविंद केजरीवाल का पढ़ दिया, आप अपना गारंटी पढ़ रहे हैं, तो क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इंडिया अलायंस के पास नहीं है? इंडिया अलायंस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सरकार बनने के बाद बनता है, ठीक है। तो पहले कॉमन मिनिमम मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो हम यूपीए का देखिए ना, यूपीए का मैनिफेस्टो कब बना? यूपीए का न्यूनतम साझा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना सरकार बनने के बाद। तो सरकार बनने के पहले हमने पटना में, मुंबई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, हमने हमारी ओर से हमारी जो प्राथमिकताएं होंगी, और कौन ये इससे इनकार कर सकता है कि प्राथमिकताएं किसान न्याय होना चाहिए, नारी न्याय होना चाहिए, युवा न्याय होना चाहिए, श्रमिक न्याय होना चाहिए और हिस्सेदारी न्याय होना चाहिए। देखिए, एक बात मैं कह दूं आपको, ये गारंटी शब्द पहली बार राहुल जी ने कर्नाटक के चुनाव के समय इन्होंने इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था बस हो गया, ये सब हम लोग, राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं, वादा करती हैं, वो पूरा नहीं करते, हम गारंटी देंगे कि हम इसको पूरा करेंगे। तो कर्नाटक का अनुभव देखिए, गारंटी हमने दी, उसको हम लागू करना शुरू हुआ। तेलंगाना में हमने गारंटी दी, उसको लागू करना शुरू हुआ। तो प्रधानमंत्री जो सोए हुए थे तब तक,
हमारी आलोचना करते थे, हंसी मजाक उड़ाते थे, उन्होंने कहा मोदी की गारंटी, उन्होंने भी शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मोदी की गारंटी। हालांकि वो तो सारे जुमले थे। 15 लाख हर बैंक खाते में आएगा, किसानों की आमदनी दुगनी होगी, ये सब इन्होंने कहा था ना। 2 करोड़ रोजगार हर साल हम युवाओं को देंगे, ये सब क्या, ये गारंटी है? मोदी की गारंटी, अरविंद जी की गारंटी, कांग्रेस की गारंटी। मैं रिपोर्टर हूं और मैं वोटर भी हूं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। अगर आप ये मुझसे ये सवाल पूछे कौन सी पार्टी है जिसने गारंटी दी है और गारंटी लागू की है, वो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस। और 2 ही राज्यों में हमने गारंटियां दी थी, कर्नाटक में और तेलंगाना में। राजस्थान में भी दिया था, मध्य प्रदेश में दिया था, छत्तीसगढ़ पर हम चुने, हमको बहुमत नहीं मिला। जहां बहुमत मिला, जहां हमारी सरकार बनी, अनुभव के आधार पर हम कह रहे हैं कि गारंटी देना और गारंटी देना बड़ा आसान काम है। गारंटी को पूरा करना ईमानदारी से, वही प्राथमिकता रखता है। उसी के आधार पर लोगों को वोट करना चाहिए। क्या कांग्रेस ने वही काम किया है जिसकी गारंटी उन्होंने दी थी कर्नाटक में, जिसकी गारंटी उन्होंने दी थी तेलंगाना में? और जो वादे किए गए थे, अरे खुद अमित शाह ने कहा है कि वो वादे नहीं थे, वो जुमले थे। हाँ, ये जुमला शब्द कहाँ से आया? आप लोगों ने चुनावी इस्तेमाल बहुत कर लिया उसका। देखिए, हमारे राजनीतिक शब्दकोश में 2 शब्द महत्व रखते हैं। एक गारंटी, वो गारंटी किसने पहले इस्तेमाल किया था? राहुल गांधी। दूसरा जुमला, जुमला किसने पहले इस्तेमाल किया था? हमारे चाणक्य, जो स्वघोषित चाणक्य हैं, अमित शाह। चाणक्य नहीं होना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये सब तमाम, यहाँ ये पुश्ता का इलाका है और ये एक पुराना इलाका दिल्ली का है। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। मोदी जी कहते हैं, जयराम, कि जो गारंटी हम दे रहे हैं वो है गारंटी पूरी होने की गारंटी। आपने जो गारंटियां दी है, मान कर चलिए जो आपने वादे किए थे 2014 में, वो अभी आप कह रहेंगे वो गारंटी है, पर क्या वो पूरे हुए? क्या 2 करोड़ रोजगार युवाओं को मिला हर साल? क्या 15 लाख आपके बैंक के खाते में आए? आप बताइए। काले धन का पैसा जो बाहर पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा हर एक भारतवासी को 15 लाख रुपया आपके बैंक के खाते में जाएगा। क्या वो मिला? आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन को लेकर उन्होंने वादी गारंटी दिए थे, क्या वो पूरा हुआ? क्या किसानों की आमदनी पूरी हुई? किसान संगठन को उन्होंने वादा किया था, जब किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे तीन काले कानून वापस लेने के लिए, उन्होंने कहा हाँ हम MSP को कानूनी दर्जा देंगे। क्या वो पूरा हुआ? तो मोदी जी का, उनकी विशेषता ये है, वो बोल देते हैं पर उनका कोई मकसद नहीं है उसको पूरा करने का, नीयत साफ नहीं है उनकी। आप जानते हैं इस बात को कि कितने भी आप मोदी जी को कह लीजिए, लेकिन पिछली 2 बार का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आपको मैच करने में दिक्कत तो होगी। अब देखिए कैसे दिक्कतें हैं। आप यहाँ पर साथ हैं आम आदमी पार्टी के, पंजाब में आप साथ नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन सा स्थिति है। नहीं है। अब उस दिन डेरेक ओब्रायन को मैंने देखा वहाँ पर, लेकिन आप TMC के साथ बंगाल में नहीं हैं। आप आते हैं जमशेदपुर से और वहाँ भी अभी तक पेच नहीं फंसा है झारखंड में। TMC इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग में उन्होंने भाग नहीं ली। विचारधारा से वो इंडिया गठबंधन के साथ है। वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की प्राथमिकता उनकी प्राथमिकता है, और हमेशा ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन में हूँ और इंडिया गठबंधन में रहूँगी। हाँ, सीट बंधन में नहीं है। सीट बंधन अलग होता है और गठबंधन जनबंधन अलग होता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में हम 4-3 के फॉर्मूला पर लड़ रहे हैं। वामपंथी पार्टी देखिए ना, वामपंथियों के साथ हम बंगाल में लड़ रहे हैं, पर केरला में हम वामपंथियों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। विविधता है, अनेकता है। वो शिकायत कर रहे हैं, भारत की अनेकता है। एनी राजा शिकायत कर रही है, पूरी दुनिया बीजेपी से लड़ रही है, राहुल हमसे क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि केरला में हमें उनसे लड़ना ही है, क्योंकि केरला में बीजेपी मौजूद नहीं है, वामपंथी पार्टी मौजूद है। लेफ्ट से ही हमें मुकाबला करना है। यही तो हमारी देश की विशेषता है। अलग अलग राज्यों, एवरीबॉडी इज फाइटिंग बीजेपी, वो कह रहे हैं कि वी आर आल्सो फाइटिंग बीजेपी। हमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम लेफ्ट पार्टी के खिलाफ केरला में कैसे हम समझौता कर सकते हैं? केरला में कैसे समझौता कर सकते हैं? और हमेशा वो पहले जानते थे। आप उत्तर प्रदेश की बात भी कर लीजिए, क्योंकि सबको इंतजार है कि
राहुल गांधी जो आज वायनाड से लड़ रहे हैं, क्या अमेठी से भी लड़ेंगे? राहुल गांधी प्रियंका जी लड़ेंगी राहुल रायबरेली गांधी से? जी को एक सवाल पूछा गया था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के हाँ, दौरान, ठीक है। पूछा गया था 15 तारीख को, और उन्होंने जवाब दिया और वही जवाब को मैं दोहराऊंगा। उन्होंने ये कहा कि मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूँ, जो सीईसी तय करेगा मैं उसी रास्ते पर चलूँ। आखिर में आज संजय सिंह रिलीज हो रहे हैं, जेल से बाहर आ जाएंगे, वो शिकायत तो खत्म हो जाएगी ना। ये बीजेपी कह रही है कि ईडी को संचालित करते हैं, ईडी को आप लोग कंट्रोल करते हैं, ऐसा आप लोग आरोप लगाते रहते हैं बीजेपी पर। आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, हकीकत है। जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का राजनीतिकरण हुआ है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2014 में प्रधानमंत्री देश अलग अलग राज्यों में देश घूमे और मनमोहन सिंह जी की खूब आलोचना की एयर इंडिया केस को लेकर, एयर इंडिया घोटाला, और अपने पॉकेट से वो सीएजी की एक पर्ची निकाली। तो वीपी सिंह भी निकालते थे। अभी क्या हुआ? 6 दिन पहले सीबीआई ने क्या कहा, क्या किया? एयर इंडिया केस को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि तब के नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में शामिल हो गए। जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो अचानक ये केस बंद हो गया। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर प्रफुल्ल पटेल को हिम्मत है, प्रफुल्ल पटेल को खड़े होकर कहना चाहिए, मोदी जी आपने मुझे दागी कहा 10 साल पहले, आज मैं आपके साथ हूँ, मुझसे माफ़ी मांगिए। 10 साल पहले आपने क्या कहा था? और मैं अनेक ऐसी मिसाल आपको गिना सकता हूँ। वो तो आप लोग को भ्रष्टाचारी कहते हैं। रामलीला मैदान पर बोले सारे भ्रष्टाचारी जमा हो गए हैं, ठीक है। और देखिए सब तो एक दूसरे को बचा रहे हैं। भ्रष्टाचारी, झूठे लाल फोटे वाले बीजेपी, यही है ना। आप देखिए सबसे बड़ा घोटाला बीजेपी का आपने वो बनाया, भ्रष्टाचारी, हाँ? झूठे लाल फोटो वाले बीजेपी। हाँ। हमारे 70 साल में सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। क्या हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले में? 8,250 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को मिला। और कैसे मिला? 4 रास्ते में आपको गिनाऊंगा। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो, दूसरा रास्ता था ठेका लो रिश्वत दो घूस दो, तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली, और चौथा रास्ता था फर्जी कंपनियां। ये इतना बड़ा घोटाला था। कई घोटाले, लोग कंपनियों के खिलाफ ईडी की शुरुआत होती है, सीबीआई को छोड़ते हैं, इनकम टैक्स की जांच शुरू होती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं, सब बंद हो जाता है। तो ये कैसी? पर ये गड़बड़ियां तो आपकी तरफ भी हैं, नहीं। आरजेडी की भी है, आम आदमी पार्टी भी फंसी हुई है। सही हुआ, सही कहा आपने। हाँ। सही सवाल है, मैं इसका जवाब देता हूँ। हमको भी 1400 करोड़ मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड से, पर हमारे हाथ में ईडी नहीं है, हमारे हाथ में सीबीआई नहीं है, हमारे हाथ में इनकम टैक्स नहीं है। हम ठेके नहीं देते हैं। ठेका कौन देता है? कॉन्ट्रैक्ट कौन देता है? गडकरी साहब देते हैं। राज्य सरकारें देती हैं जहां आप हैं। हमारा ये जो चंदा दो धंधा लो, राज्य सरकारों के कॉन्ट्रैक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। चंदा दो धंधा लो, हाईवे प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार देती है, ब्रिज, टनल, हाईवे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ये केंद्र सरकार की ठेके हैं। चंदा दो धंधा लो। मैं राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। और तेलंगाना में 10 साल से हम तो राज्य सरकार में थे ही नहीं। कर्नाटक में हम पिछले 5 साल में सरकार में पर लाभार्थी तो है ना इलेक्टोरल बॉन्ड के। इलेक्टोरल बॉन्ड पर से कोई गलत चीज है? 8,200 करोड़ रुपया, और उससे 4 लाख करोड़ के धंधे दिए हैं। चंदा लिया है और धंधा लिया है। और ये भी कि यही मुद्दा रहेगा, गारंटी मुद्दा रहेगा, पर वो जो 80 करोड़ लोगों को अनाज, ये सब काउंटर कैसे करेंगे? आयुष्मान कार्ड, ये लोग लाभार्थी हैं, इनको कैसे आप कन्विंस करेंगे कि आप मोदी जी को मत वोट दीजिए? किसने शुरुआत की? जब हमने खाद्य सुरक्षा कानून, आपका पैसा आपका हाथ, आपने किया। सुनिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे सुनिए ना, सितंबर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पारित हुआ। उस विरोध कौन किया? एकमात्र व्यक्ति ने किया, गुजरात के मुख्यमंत्री ने उसका विरोध किया। ये कानून बना, 8 साल तक ये कानून का नज़रअंदाज किया गया। तब कोविड महामारी आई, तब मोदी जी को जानकारी आ गई, भाई मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है राहत पहुंचाने के लिए, यही एक राहत है, यही एक रास्ता है। तो उन्होंने क्या किया? ये इसमें बहुत माहिर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का पेंटिंग हटा दिया और ब्रांड कर दिया प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण अन्न योजना, यही तो किया उन्होंने। महात्मा गांधी नरेगा देखिए, उसकी कितनी आलोचना की उन्होंने, और जब कोविड महामारी आई तब उसी महात्मा गांधी नरेगा का इन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है। तो लोग जान गए हैं ये ड्रामाबाजी है, ये नाटकबाजी है। मेरा आखिरी सवाल है ईवीएम को लेकर, मैच फिक्सिंग कहना इन चुनाव पर ये कितना उचित है? राहुल गांधी कहते हैं मैच फिक्सिंग हो गया, आपको विश्वास नहीं है और जहां जीत जाते हैं आपकी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। हम क्या कह रहे हैं, 100% वीवीपैट होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल नोटिस दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, ये पहला कदम है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ईवीएम इस्तेमाल करना चाहते हैं, हालांकि सभी देशों में ईवीएम का इस्तेमाल होना नहीं सही नहीं, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने, जर्मनी ने कहा है, डेवलप कंट्रीज भी हैं, सब कहा है, पर ठीक है, हम चाहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया है, हम दिखाना चाहते हैं कि उसी शाम को हर चैनल में डिबेट हो नतीजे पर, ये वास्तविक है। पर ईवीएम का इस्तेमाल करने के साथ साथ आप 100% वीवीपैट भी इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको विश्वास है कि आप जब जो बटन आपने दबाया है वो सही बटन, सही चॉइस निकला है। लोग क्या कह रहे हैं कि हम बटन दबाते हैं पंजा और निकलता है लोटस कमल, ये कैसे होता है? आपको लोगों का विश्वास होना चाहिए ना। 2009 में आडवाणी जी कहते थे, तब तो आप लोग बात नहीं मानते थे। और किसने किताब निकाला था ईवीएम के खिलाफ? उन्होंने ही निकाला। जीवीएल नरसिम्हा राव। जीवीएल नरसिम्हा राव कौन है? बीजेपी के सांसद। और उसकी प्रस्तावना किसने की थी? आप लोग समर्थन करते थे ईवीएम का 2004 के बाद से, जब से लागू हुआ। कल की बात पुरानी। चलिए, थैंक यू सो मच जयराम हमसे बात करने के लिए, व्यूज कांग्रेस के शेयर करने के लिए। और ये पूरा इलाका देख लीजिए आप, इस जगह को देख लीजिए, और ये तैयारी कांग्रेस की है, जिस तरह से वो एक बार फिर से जमकर यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में 3 सीटें उसके पास है और गारंटी की जरिए कोशिश इस बात की कि मतदाताओं को अपनी तरफ किया जा सके। क्या ये आसान होगा? देखने वाली बात ये होगी। कैमरामैन अविनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली।